नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स क्लासेस में। साथियों, आरक्षण का मुद्दा इस देश में अत्यंत संवेदनशील एवं बहस का विषय रहा है। इस विषय में अनेक भ्रांतियां एवं पूर्वाग्रह भी हैं। इसलिए मैं डॉक्टर रवींद्र त्रिपाठी इस चुनौतीपूर्ण विषय का संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की टिप्पणी एवं प्रमुख विद्वानों के विचारों को समाहित करते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करूंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का उल्लेख किया गया है। इनमें से न्याय के सिद्धांत को संवैधानिक योजना में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इनमें से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय के अनेक रूपों में सामाजिक न्याय को न केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना बल्कि संविधान के अन्य भागों, खासतौर पर वे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का सिद्धांत है क्या। सामाजिक न्याय का आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विषमताएं कम से कम हो, समाज समावेशी हो, संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। इस प्रकार सामाजिक न्याय का सिद्धांत कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमजोर, वृद्धों, दीनहीनों, महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों और किसानों आदि सभी वंचितों को राज्य के द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। जहां तक बात समानता की है, स्कॉलर्स इसकी प्रेसाइज डिफिनीशन नहीं दे पाए हैं और न ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सभी व्यक्ति समान हैं। बारकर के शब्दों में इक्वालिटी इज अ प्रोटियन नोशन, इट चेंजेस इट्स शेप एंड अज्यूम्स न्यू फॉर्म्स विद रेडी फैसिलिटी। संक्षेप में समानता एक परिवर्तनशील धारणा है और सुविधानुसार अपना रूप और आकार बदल लेती है। हमें इमैनुअल कांट के विचारों पर भी ध्यान देना होगा। उनका कहना है कि व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संसार में वस्तुओं की कीमत बाजार की कीमत से आंकी जा सकती है या उनकी कीमत का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन संसार में कुछ चीजें अनमोल और अपूरणीय अर्थात इनवैल्यूएबल एंड इररिप्लेसेबल है। व्यक्ति एक ऐसी ही इकाई है। संभवतः इन्हीं सब धारणाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को गरिमामयी जीवन प्रदान करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने भेदभाव रहित एवं संरक्षित भेदभाव अर्थात नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के संवैधानिक प्रावधान अपनाए और इन्हीं प्रावधानों से आरक्षण की नीति का जन्म होता है। बिना आर्थिक प्रगति के सामाजिक प्रगति पूरी तरह नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का खंड 1 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है कि इस अनुच्छेद का खंड 2 इस विषय में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसके साथ भेदभाव किया जाए। किंतु इसी अनुच्छेद का खंड 3 अपवाद के रूप में लिखा गया है। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि अगर संसद, राज्य या संघ क्षेत्र राज्य में लोक नियोजन के लिए उस क्षेत्र का निवासी आवश्यक मानता है तो ये मान्य होगा। संविधान 16 का खंड 4 ये प्रावधान करता है कि जिन पिछड़े वर्ग के नागरिकों का राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उनके लिए राज्य सरकारी नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य शब्द में भारत सरकार, राज्य सरकारें या उनके उपकरण अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में बैकवर्ड क्लास को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः पिछड़े वर्ग का आशय उस वर्ग या समुदाय से है जो इस देश में सदियों से हाशिए पर रहा है और आज भी उन्हें सामाजिक अलगाववाद का सामना करना पड़ता है। अनुच्छेद 16 के क्लास 4 की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह एक सक्षम प्रावधान अर्थात इनेबलिंग प्रोविजन है जो राज्य को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वे बैकवर्ड क्लासेस के हित में अपॉइंटमेंट्स या पदों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान बना सकते हैं जिनका राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 16 के क्लास 4 की व्याख्या अनुच्छेद 335 के बैकग्राउंड में की जानी चाहिए। बैकवर्ड क्लास की अभिव्यक्ति बैकवर्ड कास्ट का पर्यायवाची नहीं है।
अनुच्छेद 16 के क्लास 4 के अंतर्गत जाति, समुदाय, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान या निवास के आधार पर बैकवर्ड क्लास का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लास 2 का उल्लंघन होगा। साथ ही अनुच्छेद 16 का क्लास 4 किसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पाने का अधिकार नहीं देता है और न ही राज्य को किसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक बाध्यता प्रदान करता है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों और पूरे समाज के हितों को एडजस्ट करने की बात कही है। इसलिए कहा गया कि आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सर्वोच्च न्यायालय को बैकवर्ड क्लासेस की विशेषता के प्रश्न का निर्धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले को सुना। सभी जजेस ने अपने अपने निर्णय अलग अलग दिए। आज मैं उन न्यायाधीशों में 2 जजेस के विचारों को संक्षेप में रखूंगा। जस्टिस जी रेड्डी ने मैक्स वेबर को उद्धृत करते हुए कहा कि सामाजिक असमानता के 3 आयाम होते हैं। वे हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर। इस तरह उनके विचार में गरीबी, जाति, व्यवसाय एवं निवास सामाजिक पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण फैक्टर्स या इंडिकेटर्स हैं। जाति व्यवस्था का इकोनॉमिक पावर के साथ गहरा संबंध है और जाति सामाजिक पिछड़ेपन का पहला संकेतांक, अर्थात कास्ट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। इसलिए व्यक्ति की जाति से उसके सामाजिक पिछड़ेपन का बोध होता है। दूसरे शब्दों में जाति से व्यक्ति के समाज में स्तर का पता चलता है। इसी मामले में जस्टिस सेन का कहना था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र के संकल्प को दोहराती है। सामाजिक न्याय लाने और बनाए रखने के लिए राज्य के उद्देश्य को सभी के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य द्वारा तर्कहीन और अनुचित कदम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाज के ताने बाने को तोड़ देंगे। यह राज्य का कर्तव्य और कार्य भी है कि संविधान के अनुच्छेद 15 की क्लास 4 और अनुच्छेद 16 के क्लास 4 के अधीन लिए जाने वाले निर्णयों में संयम बरते, क्योंकि न्याय लोगों के दिलों में बसता है और अन्याय तथा विपरीत भेदभाव की बढ़ती भावना राज्य की नासमझी से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय को आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि नष्ट कर देगी। यदि राज्य आर्टिकल 16 के क्लास 1 एवं आर्टिकल 335 के जनादेश का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना कर्तव्य निभाना होगा। क्योंकि सभी न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी, लेकिन जिस बिंदु पर सहमत थी वो ये थी कि जाति अकेले सामाजिक पिछड़ेपन की एकमात्र डिटर्मिनेंट नहीं हो सकती। संविधान के आर्टिकल 15 के क्लास 4 और आर्टिकल 16 के क्लास 4 में दिए गए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन तथा आर्टिकल 29 के क्लास 2 का जनादेश अनुच्छेद 335 के रिक्वायरमेंट के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें एक तय सीमा से बाहर नहीं खींचा जा सकता। इस प्रकार इस केस ने एक और बहस को आगे बढ़ा दिया कि कुछ सेवाओं जहां एक्सपर्टाइज और स्किल का विशेष महत्व है, जैसे मेडिकल सर्विसेज जो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है, पायलट्स और एविएशन इंजीनियरिंग जहां उच्च कोटि का तकनीकी ज्ञान एवं ऑपरेशन स्किल जरूरी होता है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में भी कुछ प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक या अन्य किसी प्रकार का स्पेशल स्किल जरूरी होता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में आरक्षण की कोई जगह नहीं है, केवल मेरिट के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। यह विषय इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी लाया गया, जिस पर मैं आगे सम्यक चर्चा करूंगा। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस में कहा था कि आरक्षण कुछ बुराइयों को जन्म देता है। उनका कहना था कि व्यवहार में आरक्षण के अनुभव से पता चलता है कि आरक्षण का लाभ कुल मिलाकर शीर्ष बैकवर्ड कास्ट के क्लास के द्वारा छीन लिए गए थे। इस प्रकार वीकेस्ट अमंग द वीक हमेशा कमजोर बना रहा और भाग्यशाली परतों को पूरे का पूरा केक उपभोग करने के लिए मिल जाता है। सामाजिक पिछड़ेपन को बेहतर शिक्षा और रोजगार में अधिक से अधिक रोजगार देकर कम किया जा सकता है। दीर्घगामी परिणामों के लिए सामाजिक वातावरण में सुधार, शैक्षिक सुविधाओं में गुणवत्तापरक सुधार तथा अंतरजातीय या अंतरवर्गीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए
पिछड़े वर्ग आयोग के गठन एवं पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए उपाय सुझाने की व्यवस्था करता है। आइए इस दिशा में हुए प्रयासों पर एक नजर डालते हैं। भारत सरकार ने 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1955 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में 2399 जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया था। आयोग ने पारंपरिक हिंदू समाज के जाति पदानुक्रम में निम्न सामाजिक स्थिति, जाति या समुदाय के प्रमुख वर्गों के बीच सामान्य शैक्षिक प्रगति का अभाव तथा सरकारी सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना पिछड़ेपन का कारण बताया। सरकार ने इस आधार पर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि पिछड़ेपन की पहचान के लिए कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं अपनाया गया था। साथ ही यह भी दलील दी गई कि इससे एक जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में विलंब होगा। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 5 सदस्यीय दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को आमतौर पर मंडल आयोग या मंडल कमीशन कहा जाता है। 31 दिसंबर 1980 को आयोग ने राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को रिपोर्ट सौंप दी। मंडल कमीशन ने सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए 11 इंडिकेटर्स या संकेतांक विकसित किए। उनमें से एक इंडिकेटर जाति के आधार पर पिछड़ापन तय करना था। अन्य संकेतांकों में मुख्य रूप से आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर होना और परिवार की संपत्ति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम 25% से कम होना शामिल था। हिंदुओं के बीच पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा मंडल आयोग ने गैर हिंदुओं जैसे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई के बीच भी पिछड़ेपन की पहचान की। इस प्रकार कालेलकर कमीशन द्वारा चिन्हित 2399 पिछड़ी जातियों की संख्या अब बढ़कर 3743 हो गई थी। आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 27% इसलिए क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए 15% और 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान पहले से आरक्षित थे। कानूनी बाध्यता यह थी कि आरक्षित स्थानों की संख्या 50% से अधिक नहीं हो सकती। 1 दशक तक इस कमीशन की रिपोर्ट धूल फाड़ती रही। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही समूचे उत्तर भारत में आरक्षण विरोधी आंदोलन होने लगे। छात्रों ने आत्मदाह किया। दर्जनों छात्र पुलिस फायरिंग में मारे गए। सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से एक याचिका दायर की गई। एक सुलह के उपाय के रूप में पीवी नरसिम्हा राव सरकार 25 सितंबर 1991 को एक दूसरा मेमोरेंडम लेके आई, जिसने पहले के मेमोरेंडम में सुधार करते हुए समाज के अन्य आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान कर दिया, जो मौजूदा किसी अन्य योजना के कोटे से कवर नहीं थे। 5 जजों की इस बेंच ने इस मामले को 9 जजों की बेंच के पास भेज दिया। इस केस को आमतौर पर मंडल कमीशन या इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार करने के लिए अनेक संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं कि क्या अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है और अपने आप में आरक्षण के बारे में संपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग वाक्यांश की सामग्री अर्थात सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। क्या जाति अपने आप में एक वर्ग का निर्धारक हो सकती है और क्या आर्थिक मानदंड अपने आप में आर्टिकल 16(4) के तहत एक वर्ग की पहचान कर सकेगा। क्या पिछड़े वर्गों में कमजोर वर्ग भी शामिल होंगे, जैसा कि आर्टिकल 16(4) और अनुच्छेद 46 में वर्णित है। 16(4) पिछड़े वर्गों को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में क्लासिफाई करने की इजाजत देता है या इकोनॉमिक अथवा अन्य विचारों के आधार पर उनके बीच क्लासिफिकेशन करने की अनुमति देता है। क्या किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण
प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है या एक पदोन्नति पर भी लागू होगा? सबसे पहले उनका तर्क था कि आरक्षण का विचार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के बुरे विचारों को भड़का रहा है। यह समाज को अगड़े और पिछड़े दो भागों में बांट देगा, देश के लोगों में संघर्ष और नफरत को जन्म देगा। यदि सभी को समान अवसर नहीं दिए गए तो देश के विकास के लिए विनाशकारी होगा और एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य में बाधक होगा। जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करना सभी के लिए अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन होगा। इस प्रकार यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा। उनका दूसरा तर्क यह था कि 1931 की जनगणना भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान का आधार नहीं हो सकती। इसके लिए देश में नए सिरे से एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और वर्तमान जनगणना के आधार पर अदर बैकवर्ड क्लास की एक नई सूची बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः इस रिपोर्ट को बनाने के लिए अनुच्छेद 340 के क्लास 1 के तहत एक नए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उनका तीसरा तर्क था जाति पिछड़ेपन का रिलायबल इंडिकेटर एवं विश्वसनीय संकेतक नहीं है। अन्य मानदंडों जैसे शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स को जाति से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन फैक्टर्स का व्यक्ति की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनका चौथा तर्क था कि मंडल कमीशन संविधान को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने समानता के सभी आदर्शों को दफन कर एक नया संविधान बनाने की कोशिश की है। यदि इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो प्रशासन की दक्षता चरमरा जाएगी, जिससे लोक प्रशासन की कुशलता प्रभावित होगी। वहीं इस मामले में प्रतिवादियों का कहना था कि यदि ये तर्क स्वीकार कर लिए जाते हैं तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 16 के क्लास 4 का लाभ उठाने के न्याय संगत अधिकार से वंचित कर देगा, जो एक मौलिक अधिकार है। जहां तक 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की पहचान करने का प्रश्न है, आयोग ने इस बारे में रिपोर्ट के अध्याय 12 में यह स्थिति स्पष्ट की है। उत्तरदाताओं का कहना था कि रिपोर्ट केंद्र सरकार के सभी पदों का 52% ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण चाहती है, लेकिन कानूनी सीमाओं के संदर्भ में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। अब रुक करते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट पर। 9 जजों की खंडपीठ ने इस केस के निपटारे के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एंड 16 से संबंधित अपने पूर्व निर्णयों एवं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए 6-3 के बहुमत से अपना निर्णय सुनाया। निर्णय का सारांश इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 के तहत प्रोविजंस केवल पार्लियामेंट या राज्य के विधान मंडलों के द्वारा ही अनिवार्य रूप से बनाया जाए, बल्कि इन्हें कार्यपालिका, लोकल बॉडीज एवं अन्य प्राधिकरणों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, और ये प्रोविजंस भी उसी क्षण से लागू हो जाते हैं जब इन्हें बनाया गया है। अनुच्छेद 16 का खंड 4 इस अनुच्छेद के खंड 1 का अपवाद नहीं है। थॉमस केस की पूर्व स्थिति को दोहराते हुए यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 16 का खंड 1 गारंटी युक्त अवसर की समानता प्रदान करने के लिए उचित क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में इस खंड के तहत भी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर को पिछड़ा वर्ग से बाहर किया जाना चाहिए, जिससे आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिल सके। आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में इस प्रोविजन में कुछ छूट भी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। 50% आरक्षण को वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड को 3% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत चुना हुआ माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का है तो उसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जरूरी एडजस्टमेंट करते हुए रखा जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल नौकरी या रोजगार पाने के लिए ही लागू होता है। रंगाचारी केस में दिए गए अपने पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। देवदासन केस में कैरी फॉरवर्ड अर्थात आगे बढ़ाने के नियम को ओवररूल करते हुए
ये प्रोविज़न किया गया कि आरक्षित पदों में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग में क्लासिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 1991 के ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा दिए गए अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो मौजूदा योजना से कवर्ड नहीं है के पक्ष में दिए गए 10% पदों पर आरक्षण को अमान्य मानते हुए रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राय में कुछ ऐसी सेवाएं और पद हैं जहां आरक्षण का नियम लागू करना उचित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विभागों, संस्थाओं में टेक्निकल पोस्ट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेस तथा मैथमेटिक्स में सुपर स्पेशलिटी, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रोफेसर का पद, डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया में पायलट्स, न्यूक्लियर एंड स्पेस एप्लीकेशन के फील्ड में साइंटिस्ट तथा टेक्नीशियंस के क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजंस उचित नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दी कि इस मुद्दे से जुड़े सभी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। इंदिरा साहनी केस ने अनेक ऐसे जटिल और अहम प्रश्नों पर ध्यान दिया जिनका भारतीय समाज के कल्याण और स्थायित्व से संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचारपूर्ण, रचनात्मक एवं विस्तृत निर्णय दिया। प्रमोशन के मामले में इसकी अनुमति नहीं दी थी क्योंकि ये कई अप्रिय और अन्यायपूर्ण परिणामों को जन्म देता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षों के लिए मौजूदा नियम को जारी रखने की अनुमति दी थी और उचित कानून अर्थात सुइटेबल लॉ इनेक्ट करने का सुझाव दिया था। इसी के अनुरूप सरकार ने 77वें संविधान संशोधन अर्थात 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़ा। यह शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परस्पर विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान केस में यह माना कि त्वरित पदोन्नति का लाभ पाने पर रोस्टर पॉइंट प्रमोशन को परिणामी वरिष्ठता नहीं मिलेगी। वीरपाल सिंह और अजीत सिंह जनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के निर्णयों ने उच्च गेट में पदोन्नति पर वरिष्ठता के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार ने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 4A में किसी भी वर्ग को पदोन्नति के मामले में शब्दों के स्थान पर किसी भी वर्ग के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामले में शब्द प्रतिस्थापित किए गए। 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उपखंड 4B जोड़ा। यह प्रोविजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1 वर्ष की रिक्तियों को 1 वर्ष में भरने के लिए अगले वर्ष में भरने के लिए अलग से विचार किया जाएगा। 77th और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण को पदोन्नति में शामिल करने के संसद के फैसले को मान्य कर दिया, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी, जैसे राज्य को पिछड़ापन दिखाना होगा। दूसरे, जिस पद या सेवा के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त और रिजर्वेशन प्रशासन की दक्षता को प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव डेटा दिखाना आवश्यक होगा। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्वांटिटेटिव डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था तथा प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के मानदंड का निर्धारण राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि क्वांटिटेटिव डेटा के संग्रह के लिए इकाई कैडर होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ का निर्णय था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट का मानना था कि मराठा समुदाय के लिए एक अलग आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार एवं अनुच्छेद 21 अर्थात कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। पीठ का यह भी मानना था कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद केवल राष्ट्रपति को ही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करने और उन्हें अनुच्छेद 342A के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में शामिल करने का अधिकार है। इस केस की सुनवाई 10 दिन तक चली और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा अन्य चीजें भी की जा सकती हैं।
कि उन्हें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और अधिक संस्थान स्थापित किए जाएं। कहीं न कहीं इस मैट्रिक्स को आरक्षण से आगे बढ़ना है। पीठ ने यह भी पूछा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण कितनी पीढ़ियों तक जारी रहे। वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस संबंध में जस्टिस अशोक भूषण ने अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का हवाला देते हुए कहा, एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन is a temporary crutch. And such crutch by unnecessary prolonged use should not become a permanent liability. अति संक्षेप में, आरक्षण अस्थायी रूप से दी गई वैसाखी के समान है और ऐसी वैसाखी का अनावश्यक रूप से लंबे समय तक उपयोग एक स्थायी दायित्व नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री केस, जिसे आमतौर पर मराठा रिजर्वेशन केस कहा जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग अर्थात SEBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 338, 342A में संशोधन करते हुए राज्य की सूचियों और पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य की शक्ति को संरक्षित किया है और इस प्रकार राज्य की शक्ति जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर राज्यों ने खो दी थी, 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे बहाल कर दिया गया है। 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिन्हें आप संक्षेप में EWS भी कह सकते हैं, को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में खंड 6 जोड़ा गया। ये प्रावधान सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में EWS वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 46 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए उन कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण प्रदान करता है जो अनुच्छेद 16 के खंड 4 एवं इसी अनुच्छेद के खंड 5 के तहत आरक्षण के लिए कवर्ड नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग वही माने जाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपयों से कम होनी चाहिए, उनके पास 5 एकड़ से अधिक फार्मलैंड नहीं होनी चाहिए, इसी नगरीय क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट या नॉन नोटिफाइड एरिया में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। इस वर्ग को अनरिजर्व्ड अर्थात जनरल कैटेगरी वर्ग में अपॉइंटमेंट से मना नहीं किया जाएगा। इस वर्ग को कैरी फॉरवर्ड रूल का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि 103वां संविधान संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी, जिन्होंने 21वीं सदी में कैपिटल लिखी, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत की असमानता की समस्या से निपटने के लिए इनकम बेस्ड रिजर्वेशन पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक दल अपनी चुनावी घोषणा पत्रों और चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण का वादा करते हैं, जिसके कारण समाज के वीकर सेक्शंस एक वोट बैंक बनकर रह गए। EWS को आरक्षण देना एक बोल्ड स्टेप है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप प्रावधान है। अब एक नजर योग्यता बनाम आरक्षण के प्रश्न पर डाल लेते हैं। केनेथ एरे द्वारा संपादित पुस्तक मेरिटोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी में अमर्त्य सेन का कहना है, योग्यता एक आश्रित विचार है और इसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि समाज एक वांछनीय कार्य के रूप में इसे कैसे परिभाषित करता है। एक समाज में योग्यता का कार्य दूसरे समाज में समान नहीं हो सकता है। समस्या यह है कि हमारे वैल्यू सिस्टम में योग्यता का कोई क्रम नहीं है। मेरा विचार यह भी है कि आरक्षण एंटी मेरिटोक्रेसी है, क्योंकि जब किसी कैंडिडेट का चयन रिजर्व्ड पोस्ट पर होता है तो निश्चित ही वो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट को बाहर कर देता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने 2021-22 में नीट PG और नीट UG के मामले में कहा कि योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक और एक ऐसे उपकरण के रूप में कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड एवं रिकंसेप्चुअलाइज्ड अर्थात पुनर्कल्पित किया जाना चाहिए जो समानता जैसी सामाजिक वस्तुओं को आगे बढ़ाता है। इस संदर्भ में रिजर्वेशन योग्यता के साथ नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय के वितरण परिणामों को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए व्यक्तियों एवं समूहों, स्त्री और पुरुष, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और उनके समकक्ष बच्चे, श्रमिक, वेज अर्नर्स और किसान सभी के लिए कम्प्रीहेंसिव पैकेज प्रदान करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सदियों पुरानी सामाजिक विषमताओं और विकृतियों को कानूनी प्रावधानों से ही दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये आसान काम नहीं है। यदि सरकार सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, तब भी हमें सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए एक लंबा सफर तय करना बाकी है।
हमारा राष्ट्र एक मजबूत संविधान की बुनियाद पर बना है। पहले 3 चुनावों में नेहरू जी को भरपूर प्यार और जन समर्थन मिला, लेकिन नेहरू जी सामाजिक अत्याचारों से वंचित वर्ग को मुक्त नहीं करा सके। सामाजिक समस्याओं को हल करने से ज्यादा नेहरू ने अपना ध्यान साइंस, टेक्नोलॉजी, बिग इंडस्ट्री, पावर प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक सेक्टर्स में लगाया। उस समय देश के विकास के लिए रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक आधारभूत ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी। नेहरू का मानना था कि देश का आधुनिकीकरण होगा तो जाति, वंश, भाषा, लिंग आदि के मुद्दे अप्रासंगिक अर्थात इररिलेवेंट हो जाएंगे। नेहरू की मिस कैलकुलेशन यही थी कि वे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंतर्निहित विरोधाभासों की उपेक्षा कर गए। नेहरू के बाद भारतीय लोकतंत्र में जो आदर्श और मूल्य थे उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। देश का नेतृत्व ऐसे पॉपुलिस्ट लीडरशिप के हाथों में खिसक गया कि प्रतिस्पर्धी लोक लुभावन अर्थात कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म वोट बैंक की संस्कृति सभी राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बन गया, जिसके कारण आम आदमी के लिए उसके समान अधिकारों और अवसरों की समानता, उसकी न्याय की मांग और उसके न्यायपूर्ण व्यवहार की उदारवादी मांगे मरने लगी। चुनाव में मनी और मसल्स पावर हावी हो गया। जाति आधार पर चुनावी समीकरण बनने लगे। जो लोग स्वयं की पहचान एक जाति निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और एक सत्यनिष्ठ नागरिक के रूप में करते थे, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। अपराधियों ने पब्लिक लाइफ पर हल्ला बोल दिया। हालांकि ये कथन सभी नेताओं पर नहीं लागू होता है, लेकिन वोहरा कमेटी इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंची थी कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अपराध के बीच गहरा संबंध है। वर्तमान राजनीतिक वातावरण भ्रष्टाचार, अपराध और अवसरवादिता से प्रदूषित हो चुका है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत एक कपटपूर्ण ट्विस्ट ले चुका है। 1989 के बाद अचानक सोशल जस्टिस के चैंपियंस की तेजी से वृद्धि हुई है। जो संविधान छुआछूत का अंत करता है, जो संविधान वंश, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव इस आधार पर नहीं करता है कि आगे चलकर की जात प्रथा समाप्त हो जाएगी और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी। लेकिन चुनावी राजनीति ने घड़ी की सुइयां पीछे घुमा दी है। एक नया सामंतवादी युग पनप रहा है। जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, लिंग आदि फिर से रिवैलिडेट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को नए सिरे से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मंडल कमीशन का निर्णय जाति आधारित रिजर्वेशन प्रदान करता है, न कि क्लास बेस्ड रिजर्वेशन। इससे स्पष्ट होता है कि इस निर्णय ने जाति पर अपनी ऑफिशियल स्टैंप लगा दी है। इस प्रकार सामाजिक न्याय अब जनरल या जेंडर इक्वलिटी नहीं है और न ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में अवसर की समानता ही है, बल्कि पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। सामाजिक न्याय महज लोक लुभावनवाद, जुमलेबाजी और नारेबाजी बनकर रह गया है। नेता अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, नौकरशाह प्रमोशन और पोस्टिंग के लिए नेताओं को खुश कर रहे हैं और दोनों मिलकर अपराधियों और यहाँ तक कि माफिया डॉन्स को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को संविधान निर्माताओं ने जिस आशावादिता के साथ अपनाया था, उसका दुरुपयोग किया गया है और आज देश वर्गों, जातियों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्ग और जो भी संभव इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं, उनके आधार पर देश वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बटा हुआ दिख रहा है। रिजर्वेशन नाम की केक का एक हिस्सा सबको चाहिए और इन सबके आधार पर चुनावी राजनीति पॉलिटिकल लॉबी बनाने में जुटी है। किसी को इसकी चिंता नहीं है। और उनका क्या होगा जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं, या मेरिट के सिद्धांत का क्या होगा, या प्रशासन में इफिशियंसी का क्या होगा, जिन पर संविधान निर्माता कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। दूसरे शब्दों में इनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। दूसरे, आरक्षण के कोटा पर कोटा बढ़ते जा रहे हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार सरकारी नौकरियों में अवसरों के सूखे रेगिस्तान में निराशा के भाव लिए खड़े दिखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की नीति हमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर ले जा रही है। इस प्रकार भारत जैसा बहुलवादी समाज अनेकता में एकता के भाव से दूर जाता दिख रहा है और यह एक खंडित एवं विभाजित हो चुका है। दूसरे शब्दों में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की नीति हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लक्ष्य के आसपास भी नहीं ले जा सकी है। उल्टी यह हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता के कगार तक ले जाने में जरूर सफल नहीं है। इसलिए यह समय की पुकार है कि हम धर्मनिरपेक्षता, समतावाद और आर्थिक विकास के सम्मानजनक राह पर चलें। जनरल या कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों जैसे साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के साथ साथ समाज के सभी कमजोर वर्गों एवं वंचितों जैसे गरीब, खेतिहर और फैक्ट्री मजदूर, रेहड़ी और खोमची वाले छोटे मोटे दुकानदार, महिलाएं, खासतौर पर ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, विशेष रूप से गर्ल चाइल्ड, वृद्ध, दुर्बल, निराश्रित आदि सभी पर ध्यान देकर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देना चाहिए।
लेकिन सवाल तो यह है कि क्या हम में वो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति या संकल्प है कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ये प्रश्न स्वयं से जरूर कीजिएगा। यदि है तो इसे मजबूत करें, और अगर नहीं है तो प्रयास करें और विकसित करें। राष्ट्र को आपके महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। धन्यवाद। नमस्कार।